Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज का चैप्टर है हमारा, यह है लॉज ऑफ मोशन में शुरू करने वाला हूँ चैप्टर आपका लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है भाई? ये चैप्टर जो है 11th क्लास का चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशंस। क्योंकि कंपटीशंस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी जेईई और नीट में, अगर आप देखें। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको पूरी बात भी समझ में आएगी और बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो क्या होता है लीनियर मोमेंटम, कैसे हम बताते हैं इसको? चलिए मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अच्छा आपके पास मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और आपको यह पता लगाना है इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मोशन है। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर मोशन, ठीक है, देन अदर। आपको ये पता लगाना है, तो आप कैसे पता लगाओगे? मैं क्या चीज दे दूं कि आपको ये मालूम चल जाए कि जो मोशन है वो इस वाली बॉडी के पास ज्यादा है या इस वाली बॉडी के पास ज्यादा है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा स्पीड दे दो सर। चलिए मैं स्पीड देता हूं। मान लीजिए इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड क्या है, v2 है। अगर v1 बड़ा है आपका v2 से, ठीक है, तो इसका मतलब होगा ए के पास ज्यादा मोशन है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर v1 के पास ज्यादा स्पीड है, v2 के पास कम स्पीड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास कम मोशन है। v1 की स्पीड ज्यादा है मतलब इसके पास ज्यादा मोशन है, और v2 की स्पीड कम है मतलब इसके पास कम मोशन है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन केवल चलती है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और एक साइकिल है, साइकिल मान लीजिए चल रही है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लेते हैं ऐसा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए मोटरसाइकिल मान लेते हैं ना, बाइक मान लेते हैं, साइकिल नहीं चलेगी इतनी तेज। बाइक है 30 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है भाई। इन दोनों का कोलिजन किससे हो जाए? ट्रक से हो जाए। तो ट्रक को ज्यादा नुकसान किसकी वजह से होगा, ट्रेन या बाइक? है ना। अगर ये बाइक आके ट्रक में टकराती है, रुके हुए ट्रक में, ट्रक रेस्ट में था, और ये बाइक मान लीजिए ट्रक में आके टकरा जाए, तो ट्रक के ऊपर तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ट्रक हिलेगा भी नहीं और बाइक क्या होगी, टूट जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन 10 की स्पीड से ही आकर इस ट्रक को धक्का मारती है तो क्या होगा, इस ट्रक में मोशन आ जाएगा, ये ट्रक चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब ट्रेन के पास क्या था, ज्यादा मोशन था, ठीक है, क्योंकि ट्रेन ने क्या किया, ट्रक को मूव करा दिया। ट्रेन कैन मूव ट्रक बट बाइक कैन नॉट। ये तो बात है, ट्रेन जो है वो तो मूव करवा सकती है ट्रक को, लेकिन बाइक नहीं करवा पा रही। इसका मतलब क्या है, बाइक के पास कम मोशन है। अब मान लीजिए बाइक धक्का मारती है इसको और फिर भी ये नहीं हिला, इसका मतलब बाइक के पास इतना सफिशिएंट मोशन था ही नहीं कि वो ट्रक को हिला सकती। जबकि ट्रेन ने अगर ट्रक को हिला दिया, इसका मतलब ट्रेन के पास क्या था, ज्यादा मोशन था, क्योंकि अपना मोशन ही तो ट्रांसफर करेगा। जब ट्रक मूव करेगा तो क्या होगा, ट्रेन अपना मोशन ट्रांसफर करती है ट्रक को, ठीक है। तो किस केस में ज्यादा ट्रांसफर होगा मोशन, ट्रक के लिए, ट्रेन वाले केस में। इसका मतलब ट्रेन के पास ज्यादा मोशन है, जबकि स्पीड देखिए, ट्रेन की स्पीड कम है और बाइक की स्पीड क्या है भाई, ज्यादा है। इसका मतलब मोशन केवल स्पीड से डिफाइन नहीं होता, मोशन केवल स्पीड से डिफाइन नहीं होता, तो फिर किस चीज से होता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, यानी मोशन of a body cannot
डिफाइंड ओनली बाय इट्स स्पीड। तो फिर मोशन को हम किस क्वांटिटी से बताएं, कैसे पता चले कि किस बॉडी के पास ज्यादा मोशन होगा? ठीक है, अब अगर हम बोले कि एक बॉडी, भाई दो बॉडी से मान लीजिए, इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड v है, इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास मान लीजिए m2 है। अगर m1 बड़ा हो m2 से, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? केवल अगर मास को देखा जाए, स्पीड, चलिए स्पीड नहीं दी है मैंने, अगर हम दो ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, मान लिया हमने दो ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से फेंक दी, हमें नहीं पता स्पीड उनकी, दो ऑब्जेक्ट, एक का मास m1 और दूसरे का मास क्या है भाई m2 है, पर m1 बड़ा है m2 से। अब आप कहेंगे दोनों बॉडी मूविंग है, बताइए किसके पास ज्यादा मोशन है? तो कई के दिमाग में भारी वाली बॉडी के पास ज्यादा मोशन होना चाहिए उस वाले एग्जांपल को देखते हुए, पर ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एक स्टोन लेते हो, स्टोन ले लिया आपने, ठीक है, 250 ग्राम का, जिसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, और एक आपने गोली ले ली 50 ग्राम की, जिसकी स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस बुलेट के पास क्या होगा? ज्यादा मोशन होगा। भाई इनमें ज्यादा खतरनाक कौन है? ज्यादा खतरनाक आपकी बुलेट है। अगर पत्थर फेंक के मारूंगा तो आप हिलोगे नहीं, पर अगर बुलेट इतनी स्पीड से जाएगी तो आप हिल जाओगे, आपके अंदर मोशन आ जाएगा। आपने मूवीज में देखा होगा, बुलेट लगती है फिर क्या होता है, जो आदमी है वो उड़ जाता है हवा में, तो ऐसे ही होता है। बुलेट की क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसके पास ज्यादा मोशन था, ठीक है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, केवल मास और केवल स्पीड ये दोनों ही अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मास ज्यादा है इस बॉडी का, फिर भी इसमें मोशन कम है, इसका मास कम है फिर भी मोशन क्या है इसमें ज्यादा है। यहाँ पर क्या था, इसकी स्पीड ज्यादा थी, है ना, और इसकी स्पीड क्या थी, कम थी, लेकिन मास पर डिपेंड कर रहा था उस केस में, है ना। मास ज्यादा किसका था, ट्रेन का, ट्रेन की स्पीड कम थी, ट्रेन का मास ज्यादा था। यहाँ पर बुलेट की स्पीड ज्यादा है, बुलेट का मास कम है। तो केवल मास से भी डिफाइन नहीं हो पा रहा मोशन, और केवल स्पीड से भी डिफाइन नहीं हो पा रहा मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी कैन नॉट डिफाइन ओनली बाय इट्स मास और ओनली बाय इट्स स्पीड एंड ओनली बाय इट्स मास। केवल स्पीड या केवल मास से डिफाइन नहीं होता, इनके मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है भाई, इनके मल्टीप्लिकेशन से। अब अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी हो गई ए, दूसरी बॉडी हो गई ए, इसका मास m1, इसकी स्पीड v1, इसका मास m2, इसकी स्पीड v2। अब आप देखो m1 v1 करो और m2 v2 करो, ठीक है। मास और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन देखो, जिसकी मास और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आएगा उस बॉडी में ज्यादा मास होगा। दिस बॉडी हैज मोर मास, ठीक है। और जो मास और स्पीड का मल्टीप्लाई मैंने किया है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और इसको हम लिखते हैं P से। किससे भाई, P से। क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मास और स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन है, मास और स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, नॉट ओनली मास, नॉट ओनली स्पीड। केवल स्पीड और केवल मास से आप ये नहीं बता सकते कि किस बॉडी में ज्यादा मोशन है, आपको उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उन दोनों के मल्टीप्लाई, किन दोनों के, मास और स्पीड के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। क्लियर होगी बात। तो किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, ये बात जो क्वांटिटी आपको बताती है, उस क्वांटिटी का नाम होता है लीनियर मोमेंटम। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और जो लीनियर मोमेंटम है कैसे मेजर होता है, इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ
mass and velocity of a moving ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इसका मेजरमेंट। क्लियर है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल पी से। ये आपका हो गया स्मॉल पी है, कैपिटल पी से भी कर सकते हो, वैसे कैपिटल पी से हम प्रेशर करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लाई किया गया है, जिसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ पी। वो क्या हो जाएगा आपका? सीधे m इंटू मॉड ऑफ v। कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इस पे डायरेक्शन का इफेक्ट होता है। ठीक है? अच्छा, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है ना? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the velocity of that object। जिस ऑब्जेक्ट का आप निकाल रहे हो लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये थी कुछ बातें लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। चलिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अगर जो इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई? यह इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट होगी वो आ जाएगी अभी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड। क्या बोलते हैं? न्यूटन सेकेंड। होती किस में है भाई? ये होती है आपके एसआई में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर डाइन सेकेंड। डाइन फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है? ये किस में आ जाएगी? सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। उसमें जो यूनिट होती है इसकी लीनियर मोमेंटम की, वो होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरह से आपका ये आ गया। डायमेंशन देखी जाए तो डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी? डायमेंशन आपके पास आ जाएगी m एल टी माइनस वन। ये डायमेंशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है? एम एल टी माइनस वन। ये किलोग्राम के लिए, ये मीटर के लिए और ये पर सेकेंड के लिए। तो इस तरह से आपके पास आ गया लीनियर मोमेंटम की सारी जानकारी। चलिए अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ठीक है? कुछ ग्राफ भी देख लेते हैं लीनियर मोमेंटम की। चलिए भाई ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे होंगे। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच? लीनियर मोमेंटम और स्पीड के बीच फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है? तो जो अपना चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इसमें क्या होगा? कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उसके मास में हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है? डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में 11th की, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर इलास्टिसिटी, तो वहां पर हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? डिफॉर्मेशन बॉडी में क्यों आती है, किस फोर्स से आती है। अभी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आने वाली, मतलब उसका मास चेंज नहीं होगा। तो अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आएगा। जो आपका ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। P और V के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो इस तरह से आपका ये ग्राफ है। अब अगर दो ग्राफ है, मान लीजिए आप दो बॉडीज हैं आपके पास, मान लीजिए दो बॉडीज हैं। एक बॉडी है
और दूसरी बॉडी क्या है भाई, बी है। ठीक है, दोनों बॉडीज का जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम हो, क्या हो, सेम हो। मतलब जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम है अगर वो कांस्टेंट कर दिया जाए तो मास और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लिखेंगे फॉर अ कांस्टेंट पी, फॉर कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, m जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है। ठीक है, और जो ग्राफ बनता है m और v के बीच, इधर मान लीजिए v है, इधर मान लीजिए आपका m है, वो ग्राफ आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, आपका इस तरह से। ये आपको पैरेलल नहीं करनी, इधर भी पैरेलल नहीं करनी और टच भी नहीं करानी। ठीक है, टच नहीं होनी चाहिए, और ये पैरेलल भी नहीं, हल्की सी तिरछी रहती है, ये हमेशा इस तरह चलती है आगे की तरफ। ये कभी इसके पैरेलल नहीं होगी और ये कभी इसके पैरेलल नहीं होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। मैंने टॉपिक कवर किया था ग्राफ्स में जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से लीनियर मोमेंटम की सारी बातें मैंने आपको समझा दी। लीनियर मोमेंटम क्या है, ये वो क्वालिटी है जो डिस्क्राइब करती है किसी बॉडी के मोशन को, किस बॉडी में मोशन ज्यादा है या बॉडी में मोशन क्या है, कम है। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं। फोर्स की, किसकी भाई, आगे हम बात कर लेते हैं फोर्स की। चलिए देखते हैं फोर्स क्या है। अब देखिए फोर्स क्या है। फोर्स क्या है, ये एक पुल या पुश है जो किसी बॉडी में क्या क्या काम कर सकता है वो समझना है हमें। मान लीजिए फोर्स में भाई कोई बॉडी है, ठीक है, इसको आपने पुल कर दिया, धक्का मार दिया, खींचा, पुश किया या पुल किया, तो क्या होगा, इस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाएगा। देखिए स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, एक तो होती है रेस्ट, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, मोशन। भाई दो ही तो है, रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मतलब बॉडी रुकी हुई है और मोशन का मतलब बॉडी मूव कर रही है, दो ही तो स्टेट है अपने पास। ठीक है, मोशन में भी क्या है, दो तरह से, एक तो बॉडी की स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी, या फिर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल है तो उसमें एक्सेलरेशन है, और बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट तो क्या होती है, एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो अगर कोई बॉडी मान लीजिए रुकी हुई है, ठीक है, आपने इसको धक्का मारा तो बॉडी में क्या आएगा, बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बॉडी रुकी हुई है, बॉडी चलना शुरू कर देगी अगर आपने सफिशिएंट फोर्स लगाया तो। ठीक है, या फिर अगर आप चलती हुई बॉडी पर फोर्स लगाते हो, मान लो मूविंग बॉडी है भी और आपने इधर से ऐसे फोर्स लगा दिया तो स्पीड कम हो जाएगी, है ना। स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या थी, 0, स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, ये क्या होगा, डिक्रीजेस स्पीड। और केस देखते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है v स्पीड से, आपने स्पेस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इंक्रीज होगी स्पीड, है ना, इंक्रीजेस स्पीड। देखिए फोर्स क्या क्या कर सकता है आपका, ये तो क्या कर रहा है, बॉडी को मोशन में ला सकता है, रुकी बॉडी को मोशन में ला सकता है। ठीक है, यहां ऐसे भी सकते हो, कैन पुट ए बॉडी इन मोशन। कहां से, फ्रॉम रेस्ट। तो एक तो फोर्स का काम ये हो गया, दूसरा स्पीड कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, या फिर बिना स्पीड के, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और कोई बस है या व्हीकल है वो इस तरह से मुड़ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उसकी। डायरेक्शन जब हम चेंज करते हैं तब भी देखिए स्टीयरिंग मोड़ते हो आप इस तरह से, अगर बस में बैठे हो और आपको बिना स्पीड चेंज किए भी अगर गाड़ी को मोड़ना है तब भी आपको स्टीयरिंग पे फोर्स लगाना पड़ता है। बिना स्टीयरिंग घुमाए गाड़ी मुड़ नहीं सकती। मतलब मोड़ने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। अगर इस पे हम देखें तो फोर्स काम कर रहा होगा सेंट्रीपिटल,
है ना, इस तरह से फोर्स काम कर रहा हो सेंटर की ओर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सभी ने पढ़ा था सर्कुलर पाथ में जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल। यहां पर फोर्स ऐसा हो गया, क्या कर रहा है, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। रेस्ट की बॉडी है उसको मोशन में ला सकता है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कम कर सकता है, बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, डायरेक्शन देख लीजिए आप, ठीक है। और किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा इट कैन डिफॉर्म द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, ये भी कर सकता है, पर इस चैप्टर में हम ये बात नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम शेप और साइज में कोई डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, हालांकि फोर्स के काम क्या क्या आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो फोर्स है क्या, तो लिख देता हूं, फोर्स की डेफिनेशन देखिए, फोर्स इज द पुल और पुश विच कैन चेंज और ट्राइज टू चेंज क्या क्या, नंबर फर्स्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। नंबर थर्ड यूनिफॉर्म मोशन में अगर चेंज होगा इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड है तो बढ़ेगी या कम होगी, तो वहां भी लिख चुके हैं, चाहे तो दोबारा भी लिख सकते हो, द स्पीड ऑफ ए बॉडी। चौथी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं पर उसका यूज नहीं होगा, द कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, है ना। मान लीजिए आपके पास यहाँ एक बॉडी है इस तरह से, आपने क्या किया, ये मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, रबड़ की कोई बॉल है, आपने इसको पुश किया तो इसकी शेप बदल जाएगी, कुछ इस तरह शेप हो जाएगी इसकी, है ना। अगर आप ऐसे लगाते हो इस पे फोर्स तो शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन को, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, या बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप की होती है, तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी मूविंग है तो उसकी स्पीड कम कर सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अगर बॉडी रुकी हुई है तो फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी को चला सकता है या चलाने की कोशिश करता है। देखिए जरूरी नहीं कि हर बार फोर्स चला ही देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम इसमें धक्का मारते हैं, मान लीजिए आपके व्हाइट बोर्ड, इसमें धक्का मारूंगा तो क्या होगा, मूव थोड़ी करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो फोर्स, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। अगर इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं और अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स लग नहीं रहा। मैंने लिखा है इसलिए ट्राइज टू चेंज, क्या लिखा हुआ है, ट्राइज टू चेंज। या तो चेंज कर देगा अगर फोर्स सफिशिएंट होगा तो, या फिर वो कोशिश करेगा चेंज करने की। ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है इसका मतलब उस पर फोर्स काम नहीं कर रहा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि आपका जो फोर्स है उस बॉडी को चलाने के लिए सफिशिएंट ना हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि फोर्स लगाने पर भी कोई बॉडी मूव नहीं करती, वो मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे। अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फोर्सेस की। जो प्रॉपर्टीज हैं फोर्स की वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे फोर्सेस ऑलवेज exerts in pair, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी।
अगर बॉडी ने इस बॉडी को धक्का मारा एफ ऐसे, तो ये बॉडी इसको वापस धक्का मार देगी सेम अपोजिट डायरेक्शन में। कंफर्म बात है। अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी पहले पर उतना ही फोर्स लगा देती है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी वापस पहले पर फोर्स लगाती है। फोर्स हमेशा पेयर में पाया जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं कि इस बॉडी ने इसमें फोर्स लगाया और इसने वापस से फोर्स नहीं लगाया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब सिंगल फोर्स होता ही नहीं। सिंगल फोर्स अगर नहीं होता है तो आपको एक बात समझनी है, मैं कह रहा हूं कि फोर्स कभी भी सिंगल होता ही नहीं है, फोर्स हमेशा पेयर में ही होता है। दो बॉडीज के बीच अगर फोर्स काम करेगा तो वहां पर दो फोर्स होंगे, अकेला फोर्स पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपने क्या करा, इस बॉडी पे एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है, तो आप पर भी एक फोर्स लग जाएगा क्या, वापस से F, ठीक। अच्छा, आपने इस पे फोर्स लगाया, अब ध्यान समझेंगे, आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दिया इस बॉडी पे, तो आप पर भी करेगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरी बॉडी, हमें दूसरी बॉडी नहीं दी गई है, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है और फिर भी वो मूव नहीं कर रही है, तब क्या हो रहा हो, ये समझना है इस बात को। ऐसे मान लीजिए, ये तो समझ में आ गया, फोर्स पेयर में होते हैं, लेकिन हमने कहा था, अभी आपको बताया था कि फोर्स क्या करता है, या तो चेंज कर देता है मोशन को या फिर मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। तो अगर किसी बॉडी पर एक ही फोर्स काम करता है तो बॉडी मूव क्यों नहीं करती, ये समझने वाली बात है। भाई इस बॉडी पे एक ही फोर्स है और फिर भी ये बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा है, तो क्यों मूव नहीं करा पा रहा है ना, क्या मास की वजह से, देखते हैं। जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो जमीन पर एक और फोर्स आता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। इस बॉडी और ग्राउंड के बीच, इस बॉडी की लोअर सरफेस और ग्राउंड के बीच एक फोर्स अपने आप लगना शुरू करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, फ्रिक्शन। तो यहां पर दो फोर्स हैं और दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, जस्ट इक्वल हो गई, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसलिए बॉडी क्या नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही। क्लियर होगी बात। ये फोर्स हो गया है और ये फ्रिक्शन हो गया। देखिए फोर्स यहाँ पे पेयर में ही है, दो ही फोर्स काम कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फोर्स काम करेगा, एक ही फोर्स है, अगर नेट फोर्स है बॉडी पर, तो 100% वो मूव करेगी ही करेगी, उसके मोशन में चेंज आएगा ही आएगा। क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये समझना है आपको एक बार। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। अच्छा, फोर्स किसमें होते हैं, हमेशा पेयर में। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, फोर्स किसमें पाए जाएंगे, हमेशा पेयर में पाए जाएंगे। अब देखिए एक बात और समझनी है आपको, यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F = ma, ठीक है। यहां पर जो F होता है ये होता है F net। क्या होता है भाई, F net = ma आपको लिखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। F net = ma आपको लिखना होता है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें क्या था, केवल एक ही फोर्स आपको दिख रहा था। अगर हम क्वेश्चन में पूछे कि एक बॉडी का मास m है, उस पे हमने फोर्स F लगाया, तो बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होगा, F/m। अगर बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। अगर बॉडी रुकी हुई है तो चलना शुरू कर देगी, तो बॉडी चल क्यों नहीं रही है। अगर यहाँ पर एक ही फोर्स F है तो बॉडी में क्या होना चाहिए था, A = F/m, एक्सीलरेशन आना चाहिए, और बॉडी में अगर एक्सीलरेशन आएगा तो बॉडी को मूव करना चाहिए था। तो बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही, तो बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर एक और हिडन फोर्स है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, जो हो गया आपका F। तो F net क्या आ जाएगा, F net आ जाएगा भाई, ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये आपका इस डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू मान लो बराबर, एग्जैक्टली बराबर होंगी तभी रुका रहेगा। तो F - F करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो F net क्या आ गया भाई, 0। यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, F, तभी तो बॉडी रुकी हुई है। F net 0 आ गया, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, 0/m, तो कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए बॉडी क्या है, रुकी हुई है। तो बॉडी पर सिंगल फोर्स F नहीं है। अगर बॉडी कोई एक ही फोर्स काम कर रहा है और बॉडी रुकी है, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि एक और कोई हिडन फोर्स है जो बॉडी पे काम कर रहा है, जो आपके फोर्स को कैंसिल कर रहा है। इसलिए नेट फोर्स क्या आ गया है, 0, इसलिए बॉडी मूव नहीं कर पा रही। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। If net force on a body is not 0, then
बॉडी विल एक्सिलरेट। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। बॉडी विल एक्सिलरेट का मतलब क्या हो गया? तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या बॉडी की स्पीड घटेगी या फिर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी चेंज। ये तीन बातें होंगी तो आप समझ जाओगे एक्सिलरेशन है बॉडी में। क्या है? एक्सिलरेशन है बॉडी में। ठीक है, और अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है ना, तो बॉडी किस में रहेगी? इफ नेट फोर्स on a body is zero, then body then velocity of body will not change। ठीक है, the velocity of body will not change। चेंज क्योंकि एक्सीलरेशन क्या जाएगा उस केस में? जीरो। डेल्टा भी क्या आ जाएगा भाई? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी जीरो। इसका मतलब आ जाएगा आपका डेल्टा बी जीरो, क्योंकि टाइम थोड़ी जीरो हो रहा है, आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है, यानी चेंज नहीं हो रही है। ये बात आपको समझनी है। अच्छा, एक और बात जो आपको समझनी है बहुत ध्यान से, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, और अगर कोई बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी उस पर फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है और वो हमेशा रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। उसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब वहां पर फोर्स काम नहीं कर रहा। तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ही जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसलिए उसका फोर्स भी जीरो है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उस केस में भी तो एक्सेलरेशन जीरो है भाई। उस केस में भी क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। यहां पे लिखेंगे आप, फॉर ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए straight line, for a body moving uniformly in a straight line, acceleration of body is zero, hence net force on body is जीरो, इसलिए नेट फोर्स भी क्या आ जाएगा? बॉडी पर जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यूनिफॉर्मली अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो उस केस में बॉडी पर जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, चलती बॉडी पे भी नेट फोर्स क्या आ सकता है? जीरो। फोर्स केवल तब काम करता है जब एक्सीलरेशन हो, यानी स्पीड या तो बढ़ रही हो या घट रही हो या डायरेक्शन बदल रही हो, तभी आपका फोर्स काम कर रहा है। अदरवाइज या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हम लॉज ऑफ मोशन में तो पढ़ेंगे नहीं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली बुक में जब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। तो ये थी बातें, कुछ कॉमन बातें जो फोर्स की थी। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इनर्शिया की। किसकी भाई? इनर्शिया। बिल्कुल कॉमन चीजें जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम डिटेल में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वहां पर हम न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे और काफी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आईआईटी और जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो आप देखते हैं इनर्शिया क्या होती है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन बात है। इनर्शिया क्या होती है भाई? किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी, बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी के पास एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसके पास खुद से होती है पहले से, जिसकी वजह से वो क्या करती है? अपने मोशन में चेंज का अपोज करती है। अपने मोशन में चेंज का अपोज करती है। अगर वो रुकी है तो चलना पसंद नहीं करती और चल रही है तो रुकना पसंद नहीं करती है। फिर इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई बॉडी खुद से नहीं चल सकती या खुद से नहीं रुक सकती। दोनों एक ही बात है, कहने का तरीका अलग है पर दोनों के सेंस वही निकलते हैं एज इट इज। इसमें क्या है, डेफिनेशन होती है, उसमें ऐसा कहा गया है, मान लीजिए कोई बॉडी रुकी हुई है v = 0, तो बॉडी अपने आप थोड़ी ना मूव करेगी जब तक कि बाहर से इस पे फोर्स ना लगाया जाए, है ना। बॉडी क्या अपने आप मूव कर सकती है? नहीं। इस पे जब हम बाहर से धक्का मारेंगे तभी ये मूव करेगी। कोई बॉल है आपकी फुटबॉल, वो ग्राउंड में पड़ी हुई है तो अपने आप तो मूव नहीं करेगी। कब मूव करेगी? जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं बाहर से।
तो अगर आप बाहर से फोर्स नहीं लगाते हो तो उस केस में क्या होगा, बॉडी खुद से मूव नहीं करती। ये अच्छी बात है, बॉडी खुद से मूव नहीं कर सकती, यानी बॉडी की एक इनएबिलिटी है, अयोग्यता है बॉडी के पास अपने आप मूव न कर पाने की। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो अपने आप रुक नहीं सकती। अगर कोई बॉल है जो 20 स्पीड से मूव कर रही है तो उसको फ्रिक्शन रोकता है। कौन रोकता है जमीन पर? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को कम कर दिया है तो बॉल काफी दूर जाके रुकती है, और बिल्कुल गायब कर दे फ्रिक्शन को तो बॉल कभी रुकेगी ही नहीं। क्लियर है? यानी बॉल ना तो अपने आप रुक सकती है, ब्रेक मारने पर साइकिल रुकती है, हम ब्रेक मारते हैं तो रुकती है, या फिर फ्रिक्शन जमीन वाला जो रोक देता है। अगर फ्रिक्शन ना होता और हम ब्रेक भी ना मारे तो साइकिल हमेशा मूव करती रहेगी, कोई मूविंग बॉडी कभी रुकेगी ही नहीं। तो भाई अपने आप न रुक पाना और अपने आप न चल पाना, है ना, यानी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में खुद से चेंज न कर पाना, ये जो इनएबिलिटी है भैया, अच्छी बात तो है नहीं, क्या बात है इनएबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं द इनएबिलिटी। डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझेंगे इस बात को। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन is called inertia, is called inertia of that body। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान से समझेंगे, जो इनर्शिया होती है ये क्या है, प्रॉपर्टी है, इनएबिलिटी है। ठीक है, ये उसका गुण है या उसकी अयोग्यता है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर लोगे। भाई जैसे वेलोसिटी, स्पीड है क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम नाप सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, पर इनर्शिया को आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। तो लिख देंगे यहां पर, इट इज ओनली ए प्रॉपर्टी नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो कि भाई इस बॉडी में ज्यादा इनर्शिया, इसमें कम इनर्शिया। इनर्शिया की कोई यूनिट भी नहीं होती क्योंकि ये कोई क्वांटिटी ही नहीं है, इट हैज नो यूनिट। ठीक है, नो डायमेंशन, कुछ नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं, तो इसकी यूनिट कहां से आएगी, इसको आप मेजर भी नहीं, डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते। अच्छी बात है भाई, तो इसको हम मेजर करें कैसे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि दो बॉडीज जो हैं उसमें से ज्यादा इनर्शिया किस बॉडी में है। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया इनर्शिया डिपेंड ओनली ऑन मास ऑफ ए बॉडी बट इट इज independent of velocity of body। अब मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। देखिए, जो इनर्शिया है वो केवल डिपेंड करती है मास पर, ठीक है, उसकी स्पीड पर या वेलोसिटी पर नहीं। अब इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं अच्छी तरह से, आप एक बार समझेंगे क्या कहानी बताने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, इस बॉडी का मास m है और दूसरी वाली बॉडी का मास भी क्या m है। ये बॉडी रुकी हुई है और ये v स्पीड से मोशन कर रही है, बोथ हैज सेम इनर्शिया। है ना, क्यों? क्योंकि दोनों के मास सेम है। अगर दोनों के मास सेम है मतलब दोनों की इनर्शिया सेम है, बॉडी चाहे चल रही हो चाहे रुक रही हो उसकी इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो डिफरेंट बॉडीज की अगर वेलोसिटी डिफरेंट है, इट डज नॉट मैटर, लेकिन अगर उनके मास सेम है तो उनकी इनर्शिया सेम हो जाएगी, और अगर उनके मास डिफरेंट है तो फिर इनर्शिया क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। वेलोसिटी से इनर्शिया का कोई लेना देना नहीं है, बॉडी तेज चल रही है धीमी चल रही है
इससे इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनर्शिया पर जो फर्क पड़ता है वो किसका पड़ता है भाई, सिर्फ और सिर्फ मास का। इनर्शिया पर जो फर्क पड़ता है किसका पड़ता है, मास का। अब कैसे ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझने की कोशिश करो। मान लो कोई साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है और ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो आप इसको इजीली रोक सकते हो। ठीक है, इसको इजीली रोका जा सकता है। पर अगर ट्रेन ले ली जाए और ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही हो, तो कैन नॉट बी स्टॉप्ड इजीली, है ना। तो ट्रेन आसानी से रुक पाएगी या साइकिल, साइकिल आसानी से रुक जाएगी। मैंने क्या बताया था कि इनएबिलिटी, रुक ना पाने की इनएबिलिटी, तो इसके पास तो कम हुई ना इनएबिलिटी। अगर ये आसानी से रुक जाती है और ये देर में रुक पाती है, तो ज्यादा इनएबिलिटी किसके पास है, ट्रेन के पास। ट्रेन आसानी से रुक नहीं पाती, ज्यादा इनर्शिया किसकी हो जाएगी, ट्रेन की, और कम इनर्शिया किसकी होगी, साइकिल की, क्योंकि वो आसानी से रुक सकती है, ये आसानी से मूव भी कर सकती है। अगर साइकिल पे खड़ी हो, ट्रेन पे खड़ी हो, तो आसानी से मूव कौन करेगा, साइकिल। धक्का मारते मूव करेगी, इसमें धक्का मारते हो कभी मूव नहीं करेगी ट्रेन। इसका मतलब ट्रेन ना तो आसानी से चल सकती है और ना आसानी से रुक सकती है। ठीक है, खुद को आसानी से चला भी नहीं सकती और खुद को आसानी से रोक भी नहीं सकती, इसलिए इसमें इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। इसमें जो इनएबिलिटी है, जो अयोग्यता है ट्रेन में रुकने और अपने आप न चल पाने की, वो ट्रेन में ज्यादा है, इसलिए इसकी इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा है। इसको एक और स्टेटमेंट दी गई है, उससे भी आप समझने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या बोला गया इनर्शिया के बारे में, कि इनर्शिया जो है किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, देखिए स्टेटमेंट वही है, अर्थ दोनों का सेम निकलेगा, बस कहने का तरीका अलग है ना। तो और करके ये बात लिख देंगे आप अपने उसमें डेफिनेशन में, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it opposes the change in its state of rest or यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये भी वही बात निकल रही है। ट्रेन क्या है, ट्रेन अगर रुकी है तो उसको आसानी से नहीं चला सकते आप, या खुद वो आसानी से नहीं चल सकती, बात एक ही है। ठीक है, ट्रेन चलने का अपोज करती है, इसलिए ट्रेन को चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और ट्रेन को रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ता है, और ट्रेन रुकने का भी अपोज करती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ट्रेन अपने आप रुक नहीं पाती, उसकी इनएबिलिटी है, ज्यादा फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को बताना चाहती हैं कि स्टेट ऑफ मोशन में आसानी से चेंज नहीं हो पा रहा है। जिस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में आसानी से चेंज नहीं हो पाएगा, उस बॉडी की इनर्शिया ज्यादा होगी और 101% उसका मास भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको अगर हम दो बॉडीज दे दें, एक का मास कम दिया जाए और एक का मास ज्यादा, तो आप तुरंत क्या बोलोगे, मोर मास मोर इनर्शिया। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी। अब इनर्शिया होती कितने टाइप की, वो समझ लेते हैं भाई। ठीक है, इनर्शिया होती कितने टाइप की है वो भी समझ लेते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो अपने आप चल नहीं सकती, इस इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू change in its state of rest is called inertia of rest। चलिए इसका एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल क्या है। अब इसके एग्जांपल में क्या, मान लीजिए कोई बस खड़ी हुई थी। ठीक है, बस क्या है, एक बस क्या है, खड़ी हुई है स्टॉप पर। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, 0, और आप यहां पर खड़े हो बस के अंदर। जैसे ही बस एक्सीलरेट करती है, खुद को क्या करती है भाई,
एक्सेलरेट करती है बस, जैसे ही बस एक्सेलरेट करेगी मतलब मूव करने की कोशिश करेगी आगे की ओर, मान लीजिए इसमें एक्सेलरेशन ए है, इसके पास अचानक स्पीड आ जाएगी, लेकिन आप पीछे की तरफ चले जाओगे, धक्का लगता है आप पे पीछे की ओर, है ना। कभी भी एक्सपीरियंस करो आप, अगर बस रुकी हुई है और आप खड़े हुए थे, तो बस जैसे ही आगे की तरफ एक्सीलरेट करती है हम पीछे आते हैं। क्यों आते हैं पीछे, वो समझना। देखिए होता क्या है, ये जो आदमी के पैर हैं ये कांटेक्ट में है किसके, जमीन के, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो बस जब मूव करती है आगे की तरफ, जब बस मूव करती है तो पैर तो बस के साथ साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पैर क्या है, जमीन, मान लीजिए पैर है जमीन पे रखे हुए, तो पैर तो आगे बढ़ जाएंगे, पर जो अपर बॉडी है आपकी वो हवा में थी, उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता। पैर पे फोर्स कैसे काम कर रहा है, बस का जो फ्लोर है और जो पैर है उसके बीच फ्रिक्शन है, तो वहां पर क्या होता है, फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो पैर को बस के फ्लोर के साथ साथ लेकर जाता है आगे की ओर, ठीक है। लेकिन अपर बॉडी क्या होती है, अपनी जगह पे रह जाती है, उस पर तो कोई फोर्स ही काम नहीं करता, तो वो क्या होती है, रुकी रह जाती है, उस पर कोई फोर्स ही काम नहीं करता, वो बॉडी अपने आप चल नहीं सकती। तो ये बॉडी अपने आप नहीं चल पाती, अपनी जगह पे रहती है, पैर आपके आगे निकल जाते हैं, तो किस तरह की शेप बनेगी भाई, पैर आगे निकल जाएंगे, बॉडी हवा में रह जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, पैर आगे निकल जाएंगे, पीछे की तरफ क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो इस तरह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ पे कोई फ्रूट लगा हुआ है, फल है ना, ब्रांच है कोई, अभी मान लीजिए ब्रांच है, यहाँ पर कोई फल लगा हुआ है, ये आपका पूरा पेड़ है, ठीक है। इस तरह से कहां बना दिया, चलिए मान लीजिए आपके पास ये ब्रांच है, यहाँ पे कोई फल लगा हुआ है, ठीक, इस तरह से ऐसा। अब क्या होगा, जब आप उस ब्रांच को हिलाते हो, मान लीजिए ब्रांच है और यहाँ पर एक डंठल है छोटा सा पतला सा, और इसके नीचे एक फल लगा हुआ है, जब आप इस ब्रांच को हिलाते हो, है ना, तो आप तो डायरेक्टली ब्रांच पर फोर्स लगाते हो, यहाँ से पेड़ को हिलाते हैं शेर के, तो ब्रांच पे हम लगाते हैं फोर्स, उसको हिलाते हैं। यहाँ पर जो फल था इस पे तो हम हाथ नहीं लगा रहे, ये तो रेस्ट में था, रुका हुआ था, ब्रांच भी रुकी थी, ब्रांच को आपने हिलाया तो ब्रांच हिलना शुरू कर देगी। फल क्या होगा, फल पे तो फोर्स लगा ही नहीं, फ्रूट पे तो फोर्स लगा ही नहीं, वो तो अपनी जगह पे रह जाएगा रेस्ट में। बीच में डंठल होता है जिससे जुड़े होते हैं, यहाँ पर जो आपकी जो स्टेम है, तना है, और यहाँ पर जो फ्रूट है उसके बीच में क्या होता है, पतला सा क्या होता है, डंठल, है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है। अब ये अपने जगह पे रुका हुआ आता है, और ये तो आपकी जो ऊपर वाली ब्रांच है ये हिल गई, आगे तरफ चली गई, इस तरह से मूव कर गई, ये अपनी जगह पर है फल, और ये ऐसे मूव कर गई आगे की तरफ, इस तरह से मूव कर गई। यहाँ पर जो जिससे जुड़े हुए थे आपस में डंठल, उस पर क्या आएगी, टेंशन आएगी, और वो टूट जाएगा, फल नीचे जाएगा, है ना। तो फलों का, पेड़ को हिलाने पर फलों का टूटना, ये भी किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें जो खड़े आदमी है या जो भी पर्सन उसमें खड़ा हुआ है, उसका पीछे की ओर गिरना, ये भी किसका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया, है ना। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए कंबल है, उसको जब आप पीटते हो डंडे से, तो उसमें से क्या निकलती है, धूल मिट्टी बाहर निकलती है, तो वो भी एग्जांपल किसका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्यों, कंबल तो क्या था, रुका हुआ था, उसके जो पार्टिकल्स थे धूल मिट्टी के, उसके उसमें चिपके हुए थे, जो उसमें रेशे होते हैं, रोए होते हैं, ठीक है। अब जब आप कंबल को पीटते हो तो कंबल पे तो फोर्स लगाते हो, पर उन डस्ट के पार्टिकल्स पे तो कोई डायरेक्टली फोर्स लगता नहीं है, वो अपनी जगह पर जाते हैं, तो अपनी जगह पर ही कंबल तो पीछे हट जाएगा, या अपनी जगह पर रह जाएंगे, तो हवा में तो टिक नहीं पाएंगे, इसलिए धूल निकलती हुई दिखाई देती है आपको इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, मैं कुछ लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लो। तो दो एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। फ्रूट्स फॉल डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हेन द ब्रांचेस ऑफ ट्री आर shaken. If a dust particles on a carpet fall, if we beat the carpet with a stick is an example of inertia of rest. ठीक है, अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं एक्सप्लेनेशन भी एक कर लिख देता हूं, दूसरे का आप वैसे लिख लोगे अपने आप, वैसे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन, पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी मैं लिख देता हूं, इस वाले एग्जांपल का, वो आप एक बार नोट कर लेंगे अलग से। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है देखें एक बार, तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। फ्रूट्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री बोथ आर एट रेस्ट, स्टार्टिंग क्या दोनों रेस्ट में थे। व्हेन ब्रांचेस ऑफ ट्री वन सेकंड आर सेकंड, किसी
ट्री की ब्रांच को आप हिलाते हो तो क्या होता है, ब्रांचेस स्टार्ट मूविंग, जबकि जो आपका फ्रूट था वो क्या होता है, रेस्ट में ही रह जाता है, क्योंकि उसमें तो फोर्स लगा ही डायरेक्टली, इसलिए वो क्या होता है, उस ब्रांच से अलग हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनर्सी ऑफ रेस्ट आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सिमिलरली हम बात कर लेते हैं इनर्सी ऑफ मोशन की। चलिए उसमें क्या देखते हैं एक बार। ऐसे ही इनर्सी ऑफ मोशन क्या है भाई, इनर्सी ऑफ मोशन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनर्सी ऑफ मोशन द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ इट्स यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है किसी स्पीड से तो अपनी स्पीड में चेंज ना कर पाना, इस इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इनर्सी ऑफ मोशन। अब इसमें मैंने एग्जांपल आपको दिया, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ट्रेन अप्लाइज सडन ब्रेक। मान लीजिए ट्रेन मूव कर रही है, उसमें आदमी खड़ा हुआ है, ट्रेन जब सडन ब्रेक मारती है तो आप आगे की तरफ गिरते हो हमेशा, ठीक है, इस तरह से आगे की ओर गिर जाते हो। क्यों ऐसा होता है भाई, होता क्या है, मान लीजिए ट्रेन है, अब इसमें क्या है, एक आदमी खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ट्रेन में एक आदमी क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। अब ट्रेन चल रही थी 20 स्पीड से, उसकी पूरी बॉडी भी 20 स्पीड से मोशन कर रही थी। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ ऑल पैसेंजर्स इज इक्वल टू द मोशन ऑफ ट्रेन, साथ साथ चल रहे थे ट्रेन की, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक मारे, द पैसेंजर्स फीट, अब जो यहाँ पर पैर थे पैसेंजर के, जो फ्लोर के कांटेक्ट में थे, ये तो भाई फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएंगे, है ना। भाई फ्लोर और पैर के बीच फ्रिक्शन था, तो फ्लोर रुकेगा तो पैर भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि पैर पे फोर्स काम करेगा फ्रिक्शन का, पर जो अपर बॉडी थी इस पे कोई फोर्स काम नहीं करता। अपर बॉडी पे फोर्स क्या है, जीरो। अगर अपर बॉडी पे फोर्स जीरो है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपर बॉडी मूव करती रह जाएगी, उसे किसी ने रोका ही नहीं और अपने आप वो रुक नहीं सकती। जब वो मूव कर जाएगी, ये पैर रुक गए आपके और अपर बॉडी मूव करेगी, तो आप आगे को क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये इनर्सी ऑफ मोशन है। दो एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, उसे भी आप नोट कर लो। तो दो एग्जांपल मैंने आपके सामने और लिख दिए। इसमें क्या है, ए पर्सन ट्राइंग टू गेट डाउन फ्रॉम ए रनिंग बस फॉल फॉरवर्ड, ठीक है। अगर कोई रनिंग बस है उससे कोई आदमी चढ़ता है तो वो आगे की ओर गिर जाता है ना, क्योंकि क्या होता है, आदमी रुक नहीं पाता, पर उसके पास मोशन था। जैसे वो कूदता है जमीन पर रनिंग बस से, तो उसके पैर जो कांटेक्ट में आते हैं ग्राउंड के, वो पैर तो रुक जाते हैं, पर अपर बॉडी मूव करती रहती है, इसलिए वो आगे की तरफ गिर जाता है। ऐसे किसी दूध को आप इस तरह से चला दो ग्लास में, ठीक है, स्टरिंग कर दिया उसकी, तो आप इसे हिला रहे हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसको हिलाना छोड़ दोगे, आप दो तो घुमाना छोड़ दोगे, उसके बाद भी अपने आप में घूमता रहेगा काफी देर तक। क्यों, क्योंकि वो मोशन में आ चुका है और अचानक उसका मोशन गायब नहीं हो सकता जब तक कि उसको रोका ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास है इनर्सी ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिया और एक एग्जांपल का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी समझा दिया। ऐसे हम बात कर लेते हैं इनर्सी ऑफ डायरेक्शन की। अब चलिए उसको देख लेते हैं क्या है वो। तो इनर्सी ऑफ डायरेक्शन क्या होती है भाई, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इट्स कॉल्ड इनर्सी ऑफ मोशन। यहां बाय इटसेल्फ ऑफ लिख लेंगे, बाय इटसेल्फ और लिख लो आप लोग, ठीक है, और बाकी सभी में बाय इटसेल्फ लगा देना, यानी खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर पाना, इसको हम बोलते हैं क्या, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। बाय इटसेल्फ और लिख लेंगे इस जगह पे। अब जैसे अगर हम अम्ब्रेला खोल देते हैं तो बारिश से हम भीगते नहीं है, क्यों, क्योंकि जो रेन होती है वो वर्टिकली डाउन इस डायरेक्शन में गिर रही होती है, इस तरह से ये अपनी डायरेक्शन खुद को चेंज, खुद ही अपनी डायरेक्शन में खुद से चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। जो रेन है वो सीधे नीचे गिर रही थी और नीचे गिरेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज इसलिए नहीं आ पाएगा, फोर्स ही नहीं है ना, तो ये सीधे नीचे गिरती है। अगर आपने अम्ब्रेला खोल रखा है इस तरह से तो आप भीगने से बच जाओगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए कोई कार है, वो अचानक टर्न लेती है, तो आपको लगता है आप बाहर की ओर जा रहे हो इस तरह से, है ना। जब कोई कार टर्न लेती है तो क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हम अपने आप को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम अपने आप को ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है रेडियली आउटवर्ड, है ना, अपने आप को ऐसा लगता है कि हम फील कर रहे हैं रेडियली आउटवर्ड जाते हुए। तो उसका एग्जांपल दूसरा भी देख लीजिए आप, है ना।
एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया इसका, इसको आप नोट कर लें। एक और एग्जांपल देख लें, इसमें क्या है भाई, when a bus take a sharp turn, then passengers are fall readily outwards, ठीक है, feel a force readily outward, ठीक है। तो इस तरफ हम गिर जाते हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम गिर जाते हैं इस तरह से। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बस जब मुड़ती है तो हमारे पास तो सीधी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी भाई, बस चल रही थी एक स्ट्रेट पाथ पे, तो उसके जो पैसेंजर थे वो भी किधर चल रहे थे, एक स्ट्रेट पाथ पे। बस में स्टीयरिंग थी, उसमें घुमाया तो बस तो गई घूम, पर हमारी बॉडी पर तो कोई स्टीयरिंग नहीं थी, ठीक है। तो बॉडी हमारी क्या हो गई, अपने मोशन में चेंज नहीं कर सकती डायरेक्शन में, तो बॉडी अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर पाती है, वो सीधे मूव करती रहती है और बस ऐसे मुड़ जाती है, तो हमें लगता है कि हम बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी लॉज ऑफ मोशन में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, लीनियर मोमेंटम के बारे में, फोर्स के बारे में, और इनर्शिया का हमने कंसेप्ट आज सीख लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।